हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन। हमारा यूनिट 9 स्टार्ट होने वाला है। यूनिट 9 में चैप्टर नंबर है 14 कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यूनिट जो 9 है इसमें एक ही चैप्टर है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो देन यूनिट 10 शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग देखते हैं इंट्रोडक्शन से। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब टीम वर्क से है, कोऑपरेशन से है। ठीक है, या जॉइंटली जो एफर्ट्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़, ठीक है, या इंडिविजुअल्स फॉर द कॉमन गोल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। राइट, तो ये तो था सिंपली इसका मीनिंग। अब देखिए कैसे आपने लिखना है। कोऑर्डिनेशन, अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थ्रू जॉइंट एफर्ट्स। ठीक है, कॉमन जो भी मैंने अभी आपको बताया सेम उसी सेंस में आपने लिखना है कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो जॉइंट एफर्ट्स लगते हैं। अब जॉइंट एफर्ट किसके हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे वर्क क्यों ना कर रहे हों। हर एक लेवल पे काम करने के लिए क्या है? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई ऑर्डर पास करता है, कोई पॉलिसीज़ या प्लान्स या प्रोग्राम्स बनाता है, तो उसको जो है फॉलो करने वाले भी लोग होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स या फिर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं। राइट, तभी हमारे जो कॉमन गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तभी वो अचीव हो पाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है अगर क्या है, सभी मिलके एक टीम में काम करेंगे। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस पर्सनस एंड डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे बात किस चीज़ की करी गई है? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेरियस पीपल या पर्सनस एंड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। अब यूनिफॉर्मिटी का यहाँ पे यही मतलब है कि सिमिलर टाइप ऑफ वर्क करना। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट जो है सेम पॉलिसी, सेम प्रोसीजर, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा दी गई हैं। राइट, तो हर एक पर्सन जो है वो क्या करता है इसमें कि उसकी जो भी फंक्शंस हैं या टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मिंग दी फंक्शंस हैं वो क्या है? अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर पास बाय दी टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जिस भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जो ऑर्डर्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स बने हैं, अकॉर्डिंगली पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका मेन मोटिव जो है वो कॉमन गोल ही होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, प्लस क्या है, एक दूसरे से अलग होके काम नहीं करना है, टीम में काम करना है। ठीक है, तभी यहाँ पे वर्ड यूनिफॉर्मिटी यूज़ किया गया। उसके बाद देखिए डेफिनेशन, टू कोऑर्डिनेट is to harmonize all the activities of various persons in order to facilitate the working and success of the organization. Very simple, this is given by Henry Fayol। एज आपकी बुक में बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू जो भी आपको अच्छी लगे आप वो डेफिनेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, एंड डेफिनेशन इसी तरीके से इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए। राइट, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी है, वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, हमारे ब्रेन की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, ब्रेन जिस तरीके से ऑर्डर पास करता है अकॉर्डिंग टू दैट हमारे ऑर्गन्स जो हैं सेम टाइम पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मतलब मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर टॉपिक करवाना है। करवाना कैसे है? ठीक है, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, मेरा जो दिमाग है वो जिस भी वर्डिंग को कमांड दे रहा है और उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मेरे हैंड्स जो हैं वो मतलब मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड वन बाय वन थ्रू आई कांटेक्ट या थ्रू इस वाइट बोर्ड के मैं आपको समझा के इसके बारे में समझा रही हूँ। ठीक है जी, तो यही कोऑर्डिनेशन है कि मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंगली एक टाइम पे कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें भी यही लिखा है, द ब्रेन ऑर्डर्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू फंक्शन टुगेदर। ठीक है जी, देन इट वर्क्स विद द नर्व्स, हार्मोन्स, मसल्स एक्सेट्रा फॉर द बॉडी टू ऑपरेट एफिशिएंटली। ठीक है जी, हमारे मसल्स, नर्व्स, हमारे हार्मोन्स, ठीक है, ये सारे क्या है फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे ब्रेन कमांड करता है। अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या है अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उसको परफॉर्म करते हैं।
क्लियर। तो आई थिंक इससे इजी एग्जांपल और कोई नहीं हो सकती। तो आपको जो भी अच्छी लगे, या अगर आप इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से कोई भी अगर एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, तो आप बना सकते हो, बट इट शुड बी रेलेवेंट। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये मीनिंग इंट्रोडक्शन जो है इस कंसेप्ट की समझ आ गई है। अब हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। Characteristics of coordination. First is continuous process as working of all the managerial functions, जैसे planning, directing, staffing, हमने वो सभी पढ़े हैं ना। सेम उसी तरीके से ये क्या है, कोऑर्डिनेशन भी एक मैनेजरियल फंक्शन है, और जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या है कॉन्टीन्यूस वे में प्रोसेस होते हैं। सेम उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन जो है वो भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं हम कहते कि एक बारी हमने टीम में काम कर लिया दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सैलिटी। किसी भी जगह पे, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप कोई कमर्शियल वर्क कर रहे हैं, नॉन कमर्शियल है, ट्रेडिंग है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट है, कुछ भी है, हर एक जगह पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, एक टीम वर्क की ज़रूरत है, तभी आपका जो कॉमन गोल है, कॉमन मोटिव है, वो अचीव होगा। क्लियर। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है मैनेजर्स की कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्लस एक्टिविटीज़ जो भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में परफॉर्म होने वाली हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लेके आए। ठीक है, क्या है कि एक टीम में वर्क हो और जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। ठीक है, कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद है कोऑपरेशन बेस्ड ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स कोऑपरेशन बेस्ड होने चाहिए, मतलब एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के साथ जो है वो एफर्ट्स परफॉर्म होने चाहिए। मतलब ये है कि जैसे सपोज मैचेस में होता है, क्रिकेट मैच हो गया, फुटबॉल, हॉकी मैच, कोई भी मैचेस होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक टीम वर्क करती है ना। तो एक टीम जो है वो मिलके जितने भी मेंबर्स हैं टीम के, ठीक है, वो एक टीम कहलाती है। और अगर वो क्या है जीतते हैं तो तभी उसी टीम का नेम लिया जाता है, अगर हारते हैं तब वो पूरी टीम हारती है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, उस टीम में काम करने वाले, उस टीम में परफॉर्म करने वाले हर एक इंडिविजुअल को क्या रिप्रेजेंट, किस नेम से वो रिप्रेजेंट होता है, बाय इट्स टीम नेम, राइट। तो मतलब कहने का क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी जब काम होता है तो क्या है, वो ग्रुप एफर्ट्स जो हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो कॉमन गोल्स हैं वो अचीव होते हैं। कोई भी एक पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता। ठीक है, तो कॉपरेशन जो है, कॉपरेशन बेस्ड जो ग्रुप एफर्ट्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल में कॉपरेटिवनेस होनी चाहिए। ये है कि हमने मिलके काम करना है, ये ना हो कि वो अपने कॉमन गोल को छोड़ के इंडिविजुअल गोल्स की तरफ ध्यान दें। ठीक है जी। तो क्या है, एक टीम में काम करना तभी पॉसिबल है, ग्रुप एफर्ट्स तभी पॉसिबल हैं अगर हर एक इंडिविजुअल के मन में क्या है, कॉपरेशन जो है वो हो। ठीक है जी। उसके बाद है एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का यही मतलब है यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, और क्या है, एकजुट होकर काम करना। तो कोऑर्डिनेशन भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये चीज़ होगी तो तभी कॉमन गोल्स अचीव होंगे, अदरवाइज नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो भी क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शंस के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो अगर क्या है, एक्शंस में यूनिफॉर्मिटी होगी, अगर सभी मिलके वर्क करेंगे, कोऑपरेशन के साथ वर्क करेंगे, तो देन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, और साथ के साथ जो इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं उनकी भी ग्रोथ होगी। देन उसके बाद है मोरल बूस्टर। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई होगा, वो क्या है, इंटरनली मोटिवेटेड होके वर्क करेंगे। देन उसके बाद है रिलेटेड टू अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे बाकी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी है। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट में ये सभी जो फंक्शंस है परफॉर्म होते हैं, सेम उसी वे में कोऑर्डिनेशन जो फंक्शन है ये भी मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजमेंट के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर प्लानिंग हो गई, कंट्रोलिंग होगी तो देन कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है, या स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर एक एम्प्लॉई जो है या हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो है कोऑपरेटिवनेस और हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है होनी चाहिए। किस तरीके से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, कैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उसमें क्वालिटी कैसे लेके आनी है, ये जो है एक मेन हिस्सा है किसका, कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, वर्क में
यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है, एक्शंस जो हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी हैं, उनमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, डिफरेंसेस डेविएशंस नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने में डिफ़िकल्टीज आएंगी। ठीक है, तो ये मैनेजर्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज करके रखें, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं वो अचीव हों। तो ये तभी पॉसिबल है अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन है, हर एक एक्टिविटी जो है वो ग्रुप एफर्ट में परफॉर्म हो रही है, मतलब ग्रुप एफर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं इन, मतलब क्या है, एज अ ग्रुप वर्क कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस की तरह जो ये कोऑर्डिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। सो आई होप कि आपको ये कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और अदर टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों कोऑर्डिनेशन होती है या क्यों ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को अडॉप्ट किया जाता है, एंड प्लस क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट वेल डिफाइंड गोल्स। ठीक है, इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू वेल डिफाइंड गोल्स। अगर गोल्स हमारे वेल डिफाइंड हैं, हमें पता है हमने क्या करना है, फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज़ के बारे में हमें नॉलेज है, या फिर हमारा पर्टिकुलर गोल क्या है, किस पर्पस के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो डेफिनेटली जो कोऑर्डिनेशन है वो जो है होगी सभी में। क्योंकि जो मैनेजर्स हैं अगर उनको भी ये पता है कि हमारा क्या टारगेट है, हमने क्या काम करना है, सेम उसी सेंस में वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी गाइड करेंगे और क्या है, मिलके काम करेंगे एक पर्टिकुलर अपने गोल के लिए। देन उसके बाद है क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, सबको ये पता है कि हमारी अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर यूज़ होता है, तो देन कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक, उसके बाद है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन्स होंगी, अपर लेवल मैनेजमेंट जो है अगर कोई भी ऑर्डर या कोई भी डायरेक्शन पास कर रही है टू दी सबॉर्डिनेट्स, टू दी अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर तो वो एक प्रॉपर चैनल में जो है ट्रांसफ़र हो रही है तो देन ओके। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी कहाँ पे होती है? अगर क्या है, आपके पीसफुल रिलेशंस हैं आपकी मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, या आपस में एम्प्लॉयज़ के या डिपार्टमेंटल हेड के। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। अगर आप क्लियर कट ये बता रहे हो कि एक्चुअल में क्या काम है, कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म होगी, ठीक है, क्या हमारा पर्टिकुलर टारगेट है, अगर ये सभी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, और क्या है कम्युनिकेशन, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है या जो भी एक पर्टिकुलर मैसेज है वो प्रॉपरली चैनलाइज हो रहा है, ठीक है, एंड क्या है उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को रिसीव हो रहा है जिनके लिए वो मैसेज है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो देन रिलेशंस भी आपस में अच्छे होंगे, सभी एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स वी कैन से कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे। देन उसके बाद है प्रॉपर सुपरविजन। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है या सुपरवाइज़र अपना एक आई चेक रखता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, वो ये देखते हैं कि एक्टिविटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है अगर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरविज़न है वो प्रॉपर वे से हो रही है।
क्योंकि अगर कहीं पे कन्फ्यूजन्स होगी, कोई डेविएशंस होंगे, पता होगा कि एम्प्लॉयज़ को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है या क्या है आपस में कुछ कन्फ्यूजन्स उनके चल रही हैं, तो देन अगर क्या है अच्छी सुपरविज़न होगी तो देन क्या है मैनेजमेंट या फिर हमारा जो डिपार्टमेंटल हेड है वो इन डेविएशंस को रिमूव करने की कोशिश करता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में टीम में वर्क हो और पर्टिकुलर जो गोल है उसको अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म हो। ठीक है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है हम ये कह सकते हैं कि ये एक ही है। जैसे सपोज़ अगर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ या इंडिविजुअल्स अगर मिलके वर्क करते हैं, उनमें एक स्पिरिट है, एक यूनिटी है कि हमने मिलके काम करना है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर क्या है एक प्रॉपर कंट्रोल है डिपार्टमेंटल हेड का, मैनेजर का या सुपरवाइज़र का अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। करेक्ट। उसके बाद है इफ़ेक्टिव लीडरशिप। इफ़ेक्टिव लीडरशिप मतलब कि जो मैनेजर है वो क्या है अपने अच्छी एक उसमें क्वालिटी है कि वो क्या है एज अ लीडर लीड कर रहा है अपनी टीम को। ठीक है, सही डायरेक्शन दे रहा है और एक टीम में काम करने की उनको सलाह देता है, उनको गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है एंड खुद भी एक टीम में रह के काम करता है, सो दैट जो डिज़ायर्ड गोल हैं वो अचीव हों। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का तो मतलब ही है कि टीम में वर्क करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है अगर ये सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करी जाती हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड गोल्स, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉपर सुपरविजन, इफेक्टिव लीडरशिप। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मैनेजमेंट या डिपार्टमेंटल हेड, सुपरवाइज़र इन सभी चीज़ों को अडॉप्ट करता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक्स को यूज़ करता है, देन ऑर्गेनाइजेशन में जो है हर एक इंडिविजुअल के मन में या हर एक इंडिविजुअल जो है टीम वर्क में काम करने की कोशिश करता है एंड देन अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने में हेल्प जो है, तो अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज़ टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी, यूनिटी। ठीक है, टीम वर्क। तो ऑब्जेक्टिव भी कोऑर्डिनेशन का क्या है, यूनिफॉर्मिटी एस्टैब्लिश करना कि हर एक इंडिविजुअल का एक कॉमन गोल हो और उसी गोल के लिए हर एक एक्टिविटी जो है वो इंडिविजुअल जो भी परफॉर्म कर रहा है उसको क्लियर कट ये पता हो कि मैंने क्या काम करना है। ठीक है जी, तो सेम वर्क एट सेम लेवल परफॉर्म होना चाहिए एंड जो एक बंदा काम कर रहा है पूरी की पूरी टीम भी वही कर रही हो। ठीक है, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टीम है उसको आपने एक कॉमन गोल दिया है लेकिन उस टीम में जो पर्सन्स हैं वो क्या है अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लगे हुए हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। बट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में क्या है इंटीग्रेशन या हम ये कह सकते हैं यूनिटी के साथ वर्क नहीं करते, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी ज़ीरो है। राइट, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कहता है, यूनिफॉर्मिटी एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बीच में भी या हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पीपल में, या क्या है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं क्या है वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन में क्या है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होगा, मतलब जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव करना है। मैनेजमेंट में जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्रोग्राम्स ठीक है सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो भी ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब उन एक्टिविटीज़ को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, क्या वो क्या यूनिटी में वर्क कर रहे हैं, टीम में वर्क कर रहे हैं, कोऑपरेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है उन सभी के बीच में, तभी क्या है ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव करना है। ठीक है, उसके बाद है जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या एक फीलिंग होनी चाहिए जॉब सेटिस्फेक्शन की। ये कैसे पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन के साथ
कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। मतलब लीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशन में रह के अच्छे फंक्शंस को परफॉर्म करना है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर क्या है उनको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे आती है? अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस में वर्क कर रहे हैं, उनमें कॉपरेशन है, एक टीम में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही क्या है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि वो फुली सेटिस्फाई होता है अपनी जॉब के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए एंड जितने भी उसके टीम मेंबर्स हैं उनसे भी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोऑपरेटिवनेस है, सभी कोऑपरेशन के साथ एक टीम में वर्क करते हैं। तो ये चीज़ क्या है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेटिस्फाई बनाती है अपने टुवर्ड दी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी वजह से भी क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं प्लस इंडिविजुअल गोल्स हैं एम्प्लॉयज़ के वो अचीव होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या है जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो अगर क्या है हमारे एम्प्लॉयज़ फुली सेटिस्फाइड होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे एंड प्लस क्या है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहते हैं ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी बनती है एंड प्लस क्या है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी ग्रोथ होती है, ठीक है, बाय एक्सपीरियंस, बाय प्रमोशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन, पीसफुल जो वर्किंग कंडीशंस हैं, ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन में क्या है एफिशिएंसी लेके आती हैं। हर एक इंडिविजुअल जिसको ये पता है कि मेरे जो क्लियर कट गोल क्या है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियर कट पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है, अथॉरिटी के बारे में पता है, जो हमने यहाँ पे भी पॉइंट्स पढ़े थे टेक्निक्स में भी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन में क्या है हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्लियर कट जो है ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिफ़ाइन होने चाहिए। हर एक इंडिविजुअल जो है उसको ये पता होना चाहिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी अथॉरिटी है, कैसे यूज़ करना है। तो देन हर एक एक्टिविटी में एफिशिएंसी आएगी, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम में वर्क होगा, ठीक है। अगर एक टीम जो है वो मिलके काम कर रही है, मतलब नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स अगर टीम में काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, तो पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, कोई डेविएशंस नहीं आएंगी काम में। तो क्या होगा एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी इंडिविजुअल्स की भी प्लस ऑर्गेनाइजेशन की भी, जिससे क्या है प्री डिटरमाइंड जो गोल्स हैं वो भी अचीव होंगे। देन उसके बाद है पीसफुल रिलेशंस। अगर कोऑर्डिनेशन है, टीम वर्क है, कोऑपरेटिवनेस है हर एक इंडिविजुअल में, तो वहाँ पे क्या होगा पीसफुल रिलेशंस होंगे। हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है अच्छा रिलेशन रखेंगे, ठीक है, और उनमें क्या है पॉजिटिवनेस आएगी, चाहे वो आपस में हों या फिर वो अपने बॉस के लिए ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसमें क्या है एक पॉजिटिवनेस होगी टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड द अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन की भी सक्सेस जो है वो पॉसिबल है एंड प्लस उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हम वर्क करते हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो हम किसी बाहर या सोसाइटी में कोई भी काम करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे हम जॉब करते हैं, तो वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि वो क्या है एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहे या फिर क्या है उसको सेटिस्फैक्शन मिले, राइट। तो अगर वो खुद भी पॉजिटिव माइंड का है एंड देन क्या है दूसरों को भी अच्छी नज़र से देखता है या क्या है कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो देन क्या है वो आपस में मिलके काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं, कोऑपरेशन के साथ रहते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या है पीसफुल रिलेशंस जो है वो बनते हैं, राइट। तो यही ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन का। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट, राइट, और व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, उसमें लिखना क्या है कोऑर्डिनेशन के बारे में,
ठीक है। अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स, सब कुछ पढ़ा। उसमें क्या हमने पढ़ा है, इम्पॉर्टेंस, ठीक है, कि मतलब क्या टेक्निक यूज़ होती हैं कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी हैं वो टेक्निक्स पढ़ी जिससे कोऑर्डिनेशन बेटर होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या है कि किस तरीके से अच्छी कोऑर्डिनेशन हो सकती है। अब क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। तो इसमें यही बताया कि कहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ठीक है, किस किस जगह पे कोऑर्डिनेशन यूज़ होती है, एंड देन इससे क्या होता है, राइट। तो फर्स्ट इज़ नीडेड फॉर ऑल दी फंक्शंस, चाहे प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, ठीक है, कंट्रोलिंग है, हर एक मैनेजरियल फंक्शन में कोऑर्डिनेशन अगर होगी तो देन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉपरली अचीव होंगे। अगर हमने ये सोचा है कि अगर हमने जो है प्लानिंग अच्छी करनी है, डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी है फॉर द फ्यूचर इवेंट्स, तो देन उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जिस भी लेवल पे प्लानिंग हो रही है, चाहे मिडिल लेवल है चाहे अपर लेवल है, तो क्या है उस प्लानिंग प्रोसेस में भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ हम प्लानिंग में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कि हमने जो भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, उस डिसीजन के लिए हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, सभी की सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। जो हम ये कह सकते हैं कि तालमेल होना चाहिए उन एक्टिविटीज़ में। ये नहीं है कि एक डिसीज़न हम किसी और पर्टिकुलर इवेंट के लिए ले रहे हैं, दूसरा किसी और के लिए, तीसरा किसी और के लिए, ऐसे नहीं है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हर एक एक्टिविटी उसी से रिलेटेड होगी, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्टिंग में होगा या ऑर्गेनाइजिंग में होगा, स्टाफिंग में होगा, राइट, ठीक। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है हर एक फंक्शन में। मैनेजरियल के मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, हर एक एक्टिविटी जो है वो क्या है, उसमें यूनिटी होगी, इंटीग्रेशन होगी, या हम ये कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी होगी। क्लियर। देन उसके बाद है नीडेड एट ऑल लेवल्स, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे मिडल लेवल है, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट है, तो हर एक लेवल पे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं हर एक लेवल पे, अगर वो क्या है आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, यूनिटी नहीं है, या वो क्या है एक टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो देन वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज़ीरो है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का तो मतलब ही ये है कि एक टीम में वर्क करना। तो हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो किसी दूसरी एक्टिविटी के साथ होता है, ठीक है। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर हर एक इंडिविजुअल के मन में एक टीम स्पिरिट होगी, तो देन वहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये यही कहना चाहता है कि कोई भी लेवल हो ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, चाहे हम प्लानिंग की बात कर लें, ऑर्गेनाइजिंग की बात कर लें, स्टाफिंग की कर लें, या रिक्रूटमेंट की कर लें, सिलेक्शन की कर लें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अगर टॉपिक आ जाए, कहीं पे भी हर एक जगह पे कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट, ठीक है। अगर हम सपोज़ घर में भी रह रहे हैं, तो अगर आपस में हमारे में कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमें यही नहीं पता, ठीक है, हमने हमारे फ़र्ज़ क्या हैं या हमारी अथॉरिटी क्या है, या किस तरीके से हमने अपने जो है हमसे छोटे हैं उनके साथ रहना है, कैसे बड़ों के साथ बिहेव करना है, ठीक है, कैसे हमने परिवार में मिल के रहना है, तो वहाँ पे भी क्या है कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो देन क्या है, हम एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। सेम वे ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर एक एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, कौन परफॉर्म कर रहा है, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी है, वो सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन हमें हर एक चीज़ के बारे में समझाता है कि हमने मिलके कैसे काम करना है, कैसे एक्टिविटीज़ में यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है, कैसे हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, एंड जितने भी फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है, कैसे उनमें यूनिटी लेके आनी है, यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती हैं सो दैट सभी उनको फॉलो करें, ठीक है, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएँ, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन फर्स्टली जो दिया है वो मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया है, ठीक है, जो मैनेजमेंट ऑथर हैं। एंड वो क्या कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली सो दैट कि अगर हम क्या है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर आते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज। जैसे मैनेजरियल फंक्शंस हैं, चाहे प्लानिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग है, अगर स्टाफिंग की बात करें या कंट्रोलिंग की बात करें, ठीक है, जितने भी हमारे मैनेजरियल फंक्शन हैं वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है, और उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है। हर एक फंक्शन को बहुत ही सही ढंग से क्या है परफॉर्म किया जाता है। जो हम प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग जो है वो सबसे बेस माना गया है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो देन एंड रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। तो कोऑर्डिनेशन में प्रिंसिपल है हमारा फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टार्ट। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब प्लानिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, जो भी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स सेट होते हैं, उस टाइम पे ही कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन को हम जल्द से जल्द शुरू नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन हमारे अर्ली स्टेजेस पे नहीं होगी, तो देन क्या है आने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे वो फेवरेबल नहीं आएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज यही कहता है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो कोऑर्डिनेशन है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। जो भी हमने प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो उनमें क्या है कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हर एक पर्टिकुलर डिसीजन में जो हम डिसीजन ले रहे हैं क्या उसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, ठीक है। मतलब क्या है कि एक रेलेवेंट हमने प्लानिंग करनी है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। तो कोऑर्डिनेशन उन स्टेप्स में जो हमने प्लानिंग करी है उसमें जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होनी ज़रूरी है। देन उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, जिस भी लेवल पे वर्क करते हैं, उनमें क्या है एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है, सो दैट वो एक दूसरे को समझ सके, जान सके, ठीक है। एंड क्या है कि अगर वो क्या है एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, एंड क्या है जो भी डिसीजन मेकिंग या जो भी प्लान्स जो हैं अगर वो ऑर्डरली ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम वन लेवल टू दी अनदर, तो देन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सक्सेस है वो पॉसिबल है। हर एक एक्टिविटी प्रॉपरली परफॉर्म होगी, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन में कहा गया है। अगर क्या है कि जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड हैं या उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, अगर दोनों में ठीक है क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ की तरफ से, एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को बता रहा है, अगर बॉस ने कोई भी ऑर्डर देना है तो वो थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं देगा, या मतलब क्या है घुमा फिरा के वो ऑर्डर पास नहीं होगा, डायरेक्टली वो अपने एम्प्लॉय के साथ बात करेगा। तो ये तभी पॉसिबल है अगर क्या है दोनों में कोऑर्डिनेशन है। और प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन यही कहता है कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर या बॉस और एम्प्लॉयज़ के बीच में डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, सो दैट जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी बात है वो एक दूसरे को विदाउट एनी कन्फ्यूजन या विदाउट एनी कोई भी फियर एक दूसरे से शेयर की जाए, राइट। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का यहाँ पे ये मतलब है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम ये कह सकते हैं, या म्यूचुअल रिलेशनशिप है ये कि आपस में आपके जो रिलेशन है वो पीसफुल हैं और क्या है आप म्यूचुअल हेल्प की फीलिंग से एक दूसरे के साथ काम करते हो और एक टीम में बंध के काम करते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन भी यही कहता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या हर एक लेवल पे जो भी इंडिविजुअल वर्क कर रहा है उसमें क्या है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का एक जो सेंस है वो होना चाहिए। अगर ये चीज़ होगी तभी वो क्या है म्यूचुअल हेल्प के साथ एक दूसरे का साथ देंगे, यूनिफॉर्मिटी आएगी एक्टिविटीज़ में और यूनिटी में वर्क करेंगे, ठीक है, टुगेदर रह के काम करेंगे, तो देन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ईजीली अचीव होंगे।
उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस क्या है चेंज हो जाना चाहिए कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है, क्या पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करेंगे सो दैट हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनमें कोई डिले ना आए, कोई कन्फ्यूजन ना आए, कोई डेविएशन ना आए, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन वो उस चीज़ को हम मोल्ड कर सकें, राइट। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। जैसे हम ये कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाला मैनेजरियल फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी एंड कंट्रोलिंग भी। सेम उसी वे में कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन भी नेवर एंडिंग फंक्शन है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है जी। अब ये नहीं है कि एक बारी हमने जो टारगेट सेट किया उसके लिए हर एक एक्टिविटी जो है वो कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस में फॉर्म हो रही है, लेकिन क्या है कि अगर हम क्या है एक बारी इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं उसके बाद कोऑर्डिनेशन को फॉलो नहीं किया जाता तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सीड नहीं कर पाती, ठीक है। अब चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या सपोज़ हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी हैं, तो क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में रहती है। ये नहीं है कि एक बार कोऑर्डिनेशन कर ली दोबारा हम कोऑर्डिनेशन नहीं करते, ठीक है जी। तो ये इस चीज़ की कॉन्टीन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक एक्टिविटी जो हम ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करी जाती हैं, अगर वो क्या है उनमें यूनिफॉर्मिटी है तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर पाती है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसके साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल भी ग्रो करते हैं, राइट। सो ये तो थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज अंडर इट मैनेजमेंट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी अमंग ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन में क्या है, देखो मैंने बार बार बता रही हूँ, इसमें क्या आएगा, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है जी, कि हर एक जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसका एक पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं पैटर्न है और सभी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। उसके बाद है कोऑपरेशन, इंडिविजुअल वॉलंटरली वर्क टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, ठीक है, मतलब सबको ये पता है कि हमने क्या है मिलके वर्क करना है, हार्मनी क्रिएट होती है, ठीक है। तो कोऑपरेशन में क्या है, वॉलंटरली वर्क टुगेदर, दे आर परफॉर्मिंग वॉलंटरली वर्क, ठीक है, टुगेदर, सो दैट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए, ठीक है। तो अगर सभी अपने कॉमन गोल की तरफ जो है एफर्ट्स लगाएंगे तो वो तभी पॉसिबल है अगर देखा भी जाए तो। अगर क्या है जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें क्या है म्यूचुअल हेल्प का एक हम ये कह सकते हैं कि एक फीलिंग है, और प्लस क्या है कोऑपरेशन है, ठीक है, वो तभी है अगर वॉलंटरली वो क्या है एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कोई धक्के से नहीं उनको बोल रहा कि नहीं भाई तू इस पर्टिकुलर ग्रुप में जाके वर्क कर, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को मैनेजर द्वारा इस तरीके से गाइड किया जाता है कि वो क्या है कोऑपरेशन के साथ वर्क करते हैं, राइट। उसके बाद है इट इज़ प्रोसेस बेस्ड अपॉन थिंकिंग। कोऑर्डिनेशन जो है वो थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, एंड जो कोऑपरेशन है वो वॉलंटरली प्रोसेस है, जो क्या है एक इनर फीलिंग है एक पर्सन की कि यस मैंने जो भी वर्क करना है वो क्या है एक म्यूचुअल हेल्प के साथ, या हम ये कह सकते हैं कि हमने मिलके काम करना है। जैसे टीम्स में वर्क होता है, जैसे सपोज हम ये कहते हैं कोई भी मैचेस होते हैं, हॉकी मैच है, क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, तो क्या है एक जितने भी नंबर ऑफ पर्सन उसमें खेलते हैं, प्लेयर्स खेलते हैं, वो उनके लिए सिर्फ एक ही नाम होता है ना कि दिस पर्टिकुलर टीम, ठीक है, वो टीम का नेम ही वहाँ पे शो होता है, लेकिन जितने भी नंबर ऑफ प्लेयर्स वहाँ पे खेलते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी टीम को, ठीक है, कि इंडिया की टीम है या सपोज किसी भी पर्टिकुलर शहर की है, जैसे भी, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है, वॉलंटरली क्या है उनमें ये एक फीलिंग है कि येस हमने जो है वो काम करना है, या हमने हमारे में क्या है हार्मनी है, हम एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद है दिस इज़ वाइडर देन द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन से बड़ा है कोऑर्डिनेशन, अगर दूसरी तरफ देखें तो ये कंसेप्ट जो है वो नैरो है, राइट। एंड कोऑर्डिनेशन ओरिजिनेटेड इन बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप, क्योंकि वो होना ही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होना है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन के साथ ही होना है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पर्सन की जो है एक्चुअल फीलिंग जो है उसमें देखी जाएगी,
कोऑर्डिनेशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी कॉमन गोल्स जो हैं वो अचीव होंगे। अगर एक पर्सन जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ, दूसरों की कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क नहीं करेगा, अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को ही फॉलो करेगा या उसको ही अचीव करने के लिए काम करेगा, तो देन क्या है, वहाँ पे डेविएशंस आ जाएंगी, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो चाहे फॉर्मल ग्रुप्स हों चाहे इनफॉर्मल ग्रुप्स हों, कोऑर्डिनेशन दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो खासकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन जो है वो मस्ट है, राइट। उसके बाद है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन जनरली ओरिजिनेटेड इन इनफॉर्मल रिलेशंस ओनली, ठीक है। इनफॉर्मल रिलेशंस कौन से होते हैं, वही वॉलंटरली आप एक दूसरे के साथ बैठते हो, गॉसिप्स करते हो, ठीक है, फ्री टाइम में ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे लंच टाइम है या टी ब्रेक है, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट का पर्सन किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ, ये मतलब एम्प्लॉयज़ जो है वो आपस में मिलके इकट्ठे लंच करते हैं, या फिर क्या है उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है या कुछ भी, तो वो क्या है वो हम ये कह सकते हैं कि उनमें क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है, या वो अपनी फीलिंग्स वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, तो वहाँ पे क्या है वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोऑपरेशन ही जो है वो कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाती है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं अगर वो मतलब नेचुरली अगर मिलके काम कर रहे हैं तो देन वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी इजी हो जाता है, ठीक है जी, तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन नीडेड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हर एक एक्टिविटी हर एक लेवल पे ज़रूरी है कि वो क्या है कि कोऑर्डिनेटेड वे से परफॉर्म हो। तो दूसरी साइड कोऑपरेशन क्या कहती है, इट इज़ नीडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया ना कि जब क्या है इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो क्रिएट होती है। तो ये वाला पॉइंट भी यही कहता है कि कोऑपरेशन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ना कोऑपरेशन के साथ ही राइज होती है। अगर हम ये कहें ना कि जो क्रिएशन ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होती है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन है, म्यूचुअल हेल्प के लिए जो है लोग एक दूसरे के साथ हैं, तो देन क्या है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वो और ज़्यादा इजी हो जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करने इजी हो जाते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं वो समझ आ गए होंगे। अच्छा, जो मैंने आपको ये टॉपिक्स करवाए हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स ही आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके मैं अलग से क्वेश्चंस आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, और जो जो मैंने टॉपिक्स इसमें आपको कवर करवाए हैं आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, यही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो देन इसी टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे, कोई घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। तो एज़ इट इज़ आपने इसको जो है वो लर्न करना है, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाया है यही आपके नोट्स हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलग से मैं कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ, कारण ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं मैं इन टॉपिक्स को ही एज अ जैसे भी एलेबोरेट करके आपको यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। कोई इसकी एक्स्ट्रा जो है इन्फॉर्मेशन, या हम ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा कोई भी मैंने इसके नोट्स जो हैं वो आपको नहीं दिए। उसका कारण यही है कि जो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं वही आपके नोट्स हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इजी लर्न होने वाला है, तो इस चैप्टर को भी आपने छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।